इस वीडियो में 3+1 मार्क्स के एटम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगा। क्या क्या कवर होगी, तो जब भी कोई एटम है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के अबाउट में, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकती है क्लास 12 में सीबीएसई या फिर ऐसी एग्जाम्स के लिए। तो मैं डिस्कस करूंगा रेडियस का कैलकुलेशंस, स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, रेडियस का जेड या फिर एन के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे, वी का क्या फर्क पड़ता है जेड और एन से उसके बारे में बात करेंगे, फिर टाइम पीरियड से हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही जो एंगुलर मोमेंटम कितनी हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 और 4 7 है ना, ये 7 चीज़ है जिसमें से कोई 1-2 क्वेश्चंस वहां पर आएंगे। तो 3+1 का एक सेटअप हो सकता है। 3 मार्क्स के एक लंबे वाली क्वेश्चंस आ सकती है, एक असर्शन रीजन या फिर जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे एमसी के लिए वहां पे आ सकता है। तो चलो सोचते हैं कि मान लो कि कोई एक एटम है और पहले मैं बोलूँ ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। तो जो भी क्लास 12 में एटम्स पढ़नी है उसमें हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में पढ़ी जाती है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है कि दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास में, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम बोलो या फिर अल्फा पार्टिकल बोलो, मतलब हीलियम बोलो, लिथियम बोलो, हाइड्रोजन बोलो, तो वैसी वाली जिसके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके रिवोल्यूशंस के लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं और 12th में वही हमें पढ़नी है। तो सोचो कि अगर कोई एटम है और न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है रेडियस के बारे में या फिर स्पीड के बारे में। कैसे हम लोग ये डेरिवेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और कैसे हमारे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे कैसे आएंगे। तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना चाहिए यहाँ पे कि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करती है Fe, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R²। Q1 के जगह पे क्या हम इसकी चार्ज बिठा देंगे जो कि है हमारा Z × E। Z क्या है एटॉमिक नंबर, E क्या है नंबर ऑफ द चार्ज ऑन द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो Q2 के जगह पे हम लोग क्या बिठा देंगे E बिठा देंगे। तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आएगा। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये चक्कर लगा रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो एक और फॉर्मूला हमें काम में लगेगा जो कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है हमारा mv²/r। m क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v क्या है स्पीड विद व्हिच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग और r हो गया हमारा रेडियस। और एक चीज और आएगी काम में हमें यहाँ पे और वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से आएगा 1/4πε0 Q1, जो भी चार्ज इसमें से पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर दूसरा एक चार्ज जो रहेगा वो भी हमारा Q2 डिवाइडेड बाय R। अब Q1 और Q2 की वैल्यू हम सेटअप कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। चौथा एक और चीज जो हमें ध्यान में रखना है वो है बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। अब बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है जिस भी ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है, एंगुलर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम mv × रेडियस r, mvr जो होगी वो nh/2π के इक्वल होगी। अब ये सारे मैंने रफ लिखा है यहाँ पे v और r, ये सब nn में बदल जाएगा, मतलब vn हो जाएगा rn हो जाएगा, मतलब स्पीड इन nth ऑर्बिट, रेडियस इन nth ऑर्बिट। तो ये 4 चीज हमें दिमाग में रखना है किसी भी तरह की डेरिवेशंस को करने के लिए, चाहे वो रेडियस के लिए हो, स्पीड के लिए हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर टाइम पीरियड या फिर जो अपना मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट अगर आएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे v और r के रिलेशंस को। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ में, उसको खींच रहा है, वही हमारा सोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इन दोनों को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। तो Fe = Fc हम लोग लिख सकते हैं, Fe = Fc लिखेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी, हमें बिठा देते हैं 1/4πε0 Q1 के जगह पे Ze, Q2 के जगह पे E डिवाइडेड बाय R। तो मैं R को लिख रहा हूँ Rn², मतलब nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो मान लेते हैं कि ये जो रेडियस है वो n नंबर के रूप में चक्कर लगा रहा है, तो ये मुझे क्या मिलेगा Rn मिलेगा। तो Rn² इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से जिसकी वैल्यू हो जाएगी mv²/r। तो ये Rn आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। ओके, Rn और n मेरा एक कैंसिल हो गया, तो मुझे मिलेगा mvn² डिवाइडेड बाय इंटू Rn इज इक्वल टू
जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे आर एन की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, तो आर एन की वैल्यू हो जाएगी, आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम वी एन स्क्वायर। बढ़िया, तो ये आ गया मुझे आर एन। अब देखो आर एन ये इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है वी एन भी आ गया। तो जब भी हमें डेरिवेशन पूछी जाएगी तो वहाँ पे आर एन और वी एन हमारे अलग अलग होने चाहिए, मतलब आर एन और वी एन सेपरेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तब इसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, ये वाला जो बॉल्स का जो सेकेंड पॉस्टुलेट है वो यूज करोगे। पहला याद रखो Fe और Fc को इक्वेट करना है। Fe और Fc को इक्वेट करने के बाद Rn या Vn कैलकुलेट करो, दोनों में से कोई एक भी। मैंने यहाँ पे Rn कैलकुलेट किया, तुम चाहोगे तो Vn भी निकाल सकते हो। अब इसको ले जा करके इस वाले रिलेशन में बिठा देंगे। अब इसमें बिठाएंगे तो देखो मुझे क्या मिलता है, m Vn Rn इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। अब हमने Rn की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये चीज अभी इस Rn की वैल्यू के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, m है Vn है और Rn की वैल्यू हो जा रही है Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू Vn स्क्वायर एंड डेट विल बी इक्वल टू, अच्छा m हो गया, Vn हो गया, Rn हो गया, डेट विल बी इक्वल टू NH बाय 2 पाई। तो एक Vn और एक Vn मेरा कैंसिल हो जाएगा, एक m और एक m भी कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे चाहिए Vn की वैल्यू, तो इसको इधर भेज देते हैं, बाकी सबको नीचे भेज देते हैं। पाई पाई भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। काटने के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। 2 दूनी 4 ये भी कट जाएगा अपना। तो Vn को इधर भेज दो तो Vn इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, बाकी चीज़ें नीचे आ जाएगी। तो इधर बच रहा है मेरा Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू 2, उसके बाद आ जाएगा n h और फिर से आ जाएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Vn इधर चला गया, Vn और NH हमारा नीचे आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट NH आ जाएगा और साथ में आ जाएगा ऊपर में अपना Ze स्क्वायर। तो Vn की वैल्यू ये मुझे मिलेगी। अच्छा देखो अब Vn की वैल्यू में क्या आ रहा है, Vn इज इक्वल टू हो रहा है Z बाई n इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट। ये सारी जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो Vn का जो कभी भी रिलेशन अगर आता है या रेशियो अगर आता है कैलकुलेट करने के लिए, तो Vn मुझे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Z बाई n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक रिलेशन मुझे ये निकल के आ गया जो कि Vn है और ये Rn के इंडिपेंडेंट है। मार्क कर लो, स्पीड की अगर डेरिवेशन आएगी तो हम लोग Fe बराबर Fc करके फिर बोर्ड्स का सेकेंड पॉस्टुलेट यूज करेंगे और वहां से हम लोग Vn की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब सिंपली Vn की वैल्यू अगर हम Rn में बिठाते हैं, मतलब Rn के लिए, इसके लिए, तो मुझे Rn की वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं पर Rn को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब Vn निकालना हो या Rn निकालना हो, ये 2 फॉर्मूलाज लगेंगे, 2 इक्वेशंस बनेंगे, Vn और Rn को इक्वेट करो और सॉल्व करो, तुम्हारी काम हो जाएगी। ओके, अब Vn की वैल्यू यहाँ पे ले जाकर बिठा देते हैं। तो सिंपल है, Rn की वैल्यू मुझे क्या मिली, दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके तो Rn इज इक्वल हो जाएगा Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू Vn का स्क्वायर। अब इस चीज को पूरा स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या क्या आ जाएगा, Z स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई n स्क्वायर आएगा और साथ में e स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करने से e टू दी पावर 4 हो जाएगा और 2h है तो 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया। अब ये तीनों चीज जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से निकल के ऊपर चला जाएगा। तो Rn की वैल्यू हो जाएगी कैलकुलेट करने पर, Rn इज इक्वल टू मुझे हो जाएगा Ze स्क्वायर डिवाइडेड, अच्छा ये भी चलो भेज दो। देखो यहाँ पे कट सकता है, 4 और 4 ये कट जाएगा और पाई अभी कटेगा नहीं अपना। ठीक है, और भी कुछ कटने वाला है मेरे ख्याल से नहीं, चलो लिख देते हैं। तो n स्क्वायर ऊपर गया, ये स्क्वायर है और एक यहाँ से भी कटेगा, ये इसके साथ कटेगा तो e टू दी पावर 2 बचेगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो आ जाएगा Z डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू Z स्क्वायर, एक और Z भी कट जा रहा है मेरा, तो सिर्फ एक Z बचेगा। तो इसको भी रुक जाओ ऐसे करके, तो अभी तो सिर्फ यही बचेगा। n स्क्वायर गया ऊपर में, h स्क्वायर भी गया ऊपर में, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय मुझे होगा पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू Z इंटू
ई स्क्वायर, सब कुछ ठीक है मेरे को लग रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर, और ये मेरा नीचे रह गया। तो आर एन की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पे देखा जा सकता है वी एन जो है वो जेड बाई एन होता है के प्रोपोर्शनल होता है, वी एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, बाकी चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये वाली चीज कॉन्स्टेंट है। तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन बोल दिया गया, ठीक है। और आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, देखो सभी कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ये आ गया ऐसे। अब सोचो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर बोल दिया कि लिथियम के लिए जिसके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के लिए जिसके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए जो स्पीड की रेशियो क्या होगी, तो तुम्हें सारी वैल्यूज बिठाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बोला गया कि लिथियम और हीलियम के लिए स्पीड का रेशियो क्या होगा, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, तो कैसे करेंगे, तो v लिथियम के लिए यूज कर रहे हैं डिवाइडेड बाय v हीलियम के लिए यूज कर रहे हैं, बढ़िया है। कैसे होता है प्रोपोर्शनल, z बाई n के प्रोपोर्शनल होता है। अब n बोला गया क्या, फर्स्ट ऑर्बिट बोला गया, सेकंड ऑर्बिट बोला गया, तो दोनों के लिए सेम है। मैं बोल रहा हूँ कि चलो लिथियम के लिए थर्ड ऑर्बिट की और हीलियम के लिए मैंने बोल दिया सेकंड ऑर्बिट के लिए। तो अब n की वैल्यूज में क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट रख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आएगा। तो लिथियम के लिए थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, हीलियम के लिए सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और मुझे पूछा जा रहा है स्पीड का रेशियो, है ना। इजी, यहां से हम कर लेंगे, कांस्टेंट को हटा दिए, बिल्कुल वो कटने वाला था। ओके, तो क्या यूज करते हैं, जेड बाई एन। अब लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 3, तो बिठा देंगे जेड की वैल्यू 3 आ गई, डिवाइडेड बाई एन। अब एन की वैल्यू क्या है, ये भी 3 है, वो भी बिठा दिए 3। चलो डिवाइडेड बाय हीलियम के लिए, अब हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 2, 2 एटॉमिक नंबर होता है उसका, और सेकेंड ऑर्बिट बोला गया है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी कट के क्या हो गया, 2 और 2 जेड बाई एन सब दोनों मेरा सेम था, तो क्या हो गया, 1:1 हो गया। अगर मान लेते हैं मैं दोनों के लिए थर्ड ऑर्बिट बोलता, तो कहानी कुछ और होती, इसका तो 1 ही रह जाता। चलो बिठा लेते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं लिथियम के लिए थर्ड ऑर्बिट है, बट हीलियम के लिए भी क्या बोल दिया गया, थर्ड ऑर्बिट बोल दिया गया। तो ठीक है, ये आ जाएगा 3/3, जेड बाई एन का रेशियो बिठा देंगे, और इसके लिए भी जेड बाई एन का रेशियो बिठाएंगे। तो इसकी जेड की वैल्यू क्या है, 2 है, बट ऑर्बिट क्या है, एन बोला है थर्ड ऑर्बिट, तो उसके जगह पे क्या, एन के जगह पे क्या कर दो, 3 बिठा दो। तो देखो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3:2, है ना। ये 1:1 हमेशा नहीं होगा, जेड बाई एन, है ना। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं, जहां पे अल्फा पार्टिकल या फिर लिथियम या हाइड्रोजन के लिए अगर कोई पूछा जाता है कि v का रेशियोज क्या है या फिर रेडियस का रेशियोज क्या है, तो z बाई एन बिठा के हम लोग कर सकते हैं। z है एटॉमिक नंबर और n है तुम्हारा जिस ऑर्बिट में भी वो चक्कर लगा रहा उस ऑर्बिट की नंबर। चलिए, तो v निकाल लिया और हम लोगों ने n भी कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस को लेकर के कि कैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना। यही जो v निकला है या rn निकला है, मैं स्टार्टिंग से बोलूंगा कि एक नॉर्मल इक्वेशन था यहाँ पे, जहां पर vn और rn हमें कैलकुलेट करना था। अब अगर बोल दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी के 2 तरीका बोलूंगा जो तुम डिराइव कर सकते हो, एक थोड़ा सा इजी वाला और एक थोड़ा सा इस वाले मेथड से, जिसमें हम लोग टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया उसी के बेस पे हम लोग v निकाल लेते हैं, वहां से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। थोड़ा कलर ले लेते हैं दूसरा वाला तो ज्यादा बेटर है। चलो, ये काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, हाफ m vn का स्क्वायर, है ना, vn जो स्पीड है उसकी, तो हाफ हो गया अपनी जगह पे, m हो गया अपनी जगह पे, vn की वैल्यू बिठानी है। vn की वैल्यू हम लोगों ने क्या लाई थी, ये वाली चीज। तो देखो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, h का स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये हो गई अपनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो ये अपना मैं अलग से लिख देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ, मतलब ये नीचे रहेगा अपना, ऊपर में आ जाएगा m आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा और e टू दी पावर 4 भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 टू जा क्या हो गया 8 हो गया, है ना, ये 8 आ गया अपना, ये क्या हो गया 4 टू जा 8 हो गया, n स्क्वायर आ गया, h स्क्वायर आ गया
और साथ में आ गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये हो गई अपनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। क्या आ जाएगा रिलेशंस? डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m z स्क्वायर e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। चाहो तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ हल्का सा, तो रीअरेंज करने के लिए, दिखाने के लिए। तो कैसे होता है ये? e टू दी पावर 4 पहले लिख दो, z स्क्वायर को बाद में लिख दो। तो ये z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जो है ये बदलता रहेगा एटम और ऑर्बिट के हिसाब से। बाकी चीजें देखो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज 8, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन हमारा 8.854 × 10 टू द पावर -12 जो भी उसका यूनिट है वो लगा दो। तो ये सारी चीजें वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे आ गया? प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ गया, या फिर ये मेरी काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन हो गई। चलो यहाँ पे साइड से बोल रहे हैं कि हमने बीच में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को डिराइव किया है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है तुमको और बोल रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन और द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो तुम कैसे अप्रोच करोगे? इसके दो रास्ते हैं तुम्हारे पास में। द वन मेथड आई शोड यू कि जहां पर एफ ई बराबर एफ सी करो, बोल्स का सेकंड पॉस्टुलेट यूज करो, तुम्हें दो इक्वेशन मिलेंगे, उस दो इक्वेशन से v और n के सब्स्टिट्यूट करो। रिमेंबर, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए vn चाहिए, मतलब vn के स्क्वायर करोगे, m/2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब हाफ mv स्क्वायर करोगे, तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें कुछ और इजी वाले मेथड यूज करना है, स्टार्ट से वो काम हमें करना है, इसको एकदम मार्क करके रख लो। मैं अलग पेन से दिखा दे रहा हूं कैसे करना है, ये एकदम मार्क करके रखो। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और ये है उसकी रेशियो। कैसे वो डिपेंड कर रहा है? जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू। तो क्या क्या मिल गया हमें? देखो ध्यान से अच्छे से, एक जगह पे लिख सकते हो साइड में, कॉपी पर एक जगह पे साइड में लिख सकते हो। Vn होता है अपना प्रोपोर्शनल Z बाई एन के, और Rn होता है अपना प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाई जेड के। Rn होता है अपना प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाई जेड के, और काइनेटिक एनर्जी अपना प्रोपोर्शनल होता है z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसी प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी अपना प्रोपोर्शनल होता है z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के। टोटल एनर्जी भी ऐसा ही अपना प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के। इसको साथ में रख लो यहाँ पे एक जगह पे। ठीक है, कहाँ पे काम आएगा? जब रेशियोज वाले क्वेश्चंस पूछेंगे दो पार्टिकल्स के, तो प्रॉपर एक एटॉमिक नंबर बिठाओ और ऑर्बिट के नंबर बिठाओ, तुम्हें रेशियोज कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट वेयर आई वांट टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चंस क्या होगा? डिराइव द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। कैसे लिख देंगे? ये काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ डिराइव करना है। ओके, फिर से वही चीज है, कैसे स्टार्ट करोगे? न्यूक्लियस ले लो, ठीक है, बढ़िया, इलेक्ट्रॉन ले लो, चक्कर लगा रहा है, तुम्हारे पास में Fe आ गया। अरे Fe की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये आ गया Fe। दूसरा Fc क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे तो Fe बराबर, Fc मैंने यहीं पे लिख दिया क्योंकि इसके बराबर हम mv स्क्वायर बाय r कर सकते हैं। तो देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा? Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये आ गया इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का। तुम्हें क्या चाहिए? हाफ mv स्क्वायर चाहिए। तो अगर तुम दोनों तरफ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या रिलेशन मिलेगा? Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एक r को इसके साथ काट दो तो क्या में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r आएगा, और ये किसकी वैल्यू हो गई? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। तो एक काइनेटिक एनर्जी तुमको क्या मिला? ऐसा मिला है ना, Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। और ये सबसे इजीएस्ट है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो हमें, या एक ऐसा दे देगा, क्वेश्चन दे दिया कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी। 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा तुमको वर्क करना है और देखो कि कौन आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का। या तो पहले वाले रिलेशन आएंगे या तो बाद वाले रिलेशन आएंगे। अब सीखो वहां पर काइनेटिक एनर्जी, हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू द जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो एक एमसीक्यू वाली क्वेश्चंस आ सकती है या फिर 2-3 मार्क्स के डेरिवेशंस वाले आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से डेराइव कर लेंगे। अब सोच लो कि अगर तुम बोल दिया कि डेराइव करने के लिए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तो वन वे जो हमने पहले लेंदी वाले मेथड से बताया वहां से काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, छोटा वाला मेथड यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। अब अगर बोल रहे हैं कि टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालो, टोटल एनर्जी भी 2 तरीके से आएगी।
ओके चलिए, तो यहाँ पे एक लिख लो हेडिंग, डेरिवेशन फॉर द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डेरिवेशन। टोटल एनर्जी डेरिवेशन कैसे करेंगे? टोटल एनर्जी डेरिवेशन फिर से वही बात है, एटम है, न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव कर चुका, कितना आया था अपना भाई, ZE²/8πε0R, ZE² डिवाइडेड बाई 8πε0 इंटू R, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। चलिए, जब भी तुमको टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी हमारा सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या था, वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो तुमको ध्यान में रखना है Fe बराबर FC करके हमने काइनेटिक एनर्जी को डिराइव किया है। अब पोटेंशियल एनर्जी कहां से निकलेगा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाली फॉर्मूला से। क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, बिठाओ अच्छे से, कोई बात नहीं, 1/4πε0 Q1 ZE, Q2 के जगह पे E आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही तो एक चार्ज है, और डिवाइडेड बाय क्या, जस्ट R। फोर्स में R² होता है, एनर्जी में नीचे R होता है, वो याद रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी तुम्हारी, ZE² डिवाइडेड बाय 8πε0 इंटू R। अभी आया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, बढ़िया। यहां पर एक चीज है जो मिसिंग है, वो क्या है, चार्ज जब भी बिठाओ पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए साइन के साथ बिठाना। तो प्रोटॉन का चार्ज तो प्लस होता ही है, तो ये तो अपना प्लस में आया है, लेकिन ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चार्ज होती है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक माइनस बिठा देंगे। तो माइनस ZE² डिवाइडेड बाई 8πε0 R, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बोल रहा है टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, ZE² डिवाइडेड बाई 8πε0 इंटू R, और इसको भी प्लस कर देंगे, मतलब हो जाएगा माइनस ZE² डिवाइडेड बाई 8πε0। 8π कैसे, सॉरी ये तो 4 ही था ना, 4 ही था, अच्छा 4 था, तो 4πε0 R। तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ZE² डिवाइडेड बाई 8πε0 R। दोनों को एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो, देखो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो ये आ गया तुम्हारा रिलेशन, किसके लिए, टोटल एनर्जी के लिए। तो एक ही बोर्ड पर एक ही फ्रेम में तुम्हें दिख रही है क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और टोटल एनर्जी क्या है। इसमें मैं एक और चीज दिखाऊं, देखो काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन अगर देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और ये चेंज होते जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/R, है ना। तो जैसे जैसे R अगर बढ़ेगी तो 1/R घटेगी, लेकिन माइनस होने से ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइड में लिख लो अलग जगह पे, T मैक्स जो मिलेगी वो तुमको क्या मिलेगी, 0, और वो कहाँ पे, इंफिनिटी पे, ओके। और टोटल एनर्जी क्या होगी, ये भी धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगी। तो टोटल एनर्जी की बात अगर करेंगे तो डेट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो R अगर बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी भी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि निगेटिव में है, इसी वजह से ये बढ़ता जाएगा। तो यहां से ये वाले रिलेशंस की क्वेश्चंस आ सकती है, एक ही फ्रेम में चाहोगे तो लिख सकते हो, एक जगह पे साइड में कॉपी करो ये वाला चीज। R बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, R बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी भी तुम्हारा बढ़ेगा। सो दिस वाज द रिलेशन फॉर द स्पीड, रेडियस, और फिर तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी। और एक इंटरेस्टिंग बात देखोगे ध्यान से, अगर सारे रिलेशंस को डायरेक्ट इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते हैं, हमेशा ही आते हैं, ओके। इस बार भी हो सकता है कि अपना एक आध आ जाए, क्योंकि आज वाले लेक्चर से तुमको 4 मार्क्स कवर होगा, 3 + 1 एटम्स के 4 मार्क्स क्वेश्चन तुम क्लास 12 में आंसर कर सकते हो। नीट और जेईई में भी कुछ जो एमसीक्यूज होंगे, जो रेशियोज वाली है ना, वो भी तुम आंसर कर सकते हो। बिल्कुल यही कंसेप्ट आएंगे, क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर देखो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी है, रिलेशंस अगर देखोगे ना तो काइनेटिक एनर्जी मेरा ऐसे है ना, टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी में टोटल एनर्जी में माइनस कर दोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, या फिर टोटल एनर्जी को बोल सकते हो तुम निगेटिव ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया,
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो, किधर गया पोटेंशियल मेरा, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो और माइनस लगा दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो और माइनस लगा दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के एक और रिलेशन तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस पीई बाय 2। अब देखो आराम से लिख सकते हो तुम, काइनेटिक एनर्जी is equal to negative of the total energy and again kinetic energy is equal to minus PE divided by 2। ये एक रिलेशन दिमाग में सेट रख लो। तो सोचो कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूं, ठीक है, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास सोचो कि बोल दिया गया कि एक n इज इक्वल टू किसी एक मतलब कैट ऑर्बिट में मान लेते हैं कि उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, टोटल एनर्जी कितनी है, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एन मतलब कैट, मान लेंगे कि किसी भी कोई भी एक जेड के लिए, पार्टिकुलर जेड के लिए, ठीक है, ये एक इनकैलकुलेटिव थिंग है। तो एन मैंने कोई भी ले लिया, कोई भी एक एन ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी है, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे क्या लिखना है, बताओ टोटल एनर्जी कितना होगा। अरे टोटल एनर्जी कितना होगा, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो इसी का पॉजिटिव होगा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसको नोट कर लो अच्छे से। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अरे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी का डबल, टोटल एनर्जी का डबल। तो टोटल एनर्जी कितना है, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज हाउ कि एक छोटे टाइप के न्यूमेरिकल्स जो एमसीक्यूज में हो सकते हैं डायरेक्टली रिलेशन से, विदाउट टाइम वेस्टिंग तुम इसको कर सकते हो। बस ये याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो ये था हमारा एनर्जी का छोटा सा चीज। अभी इससे बढ़ के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि आजकल कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं और एग्जाम में वैसे ही लेवल के क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं। तो कुछ थोड़ा सा इनहेंस करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो देखो और क्या कैलकुलेट करी जा सकती है। तो पहले हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था वहां पर, तो उसमें हमने वी भी निकाला, आर भी निकाला, काइनेटिक एनर्जी भी निकाला। सिमिलरली वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। तो क्या एनर्जी निकाल लो, उसको हम रिलेशन में आर की वैल्यू बिठा देंगे, पहले से निकला है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी निकल कर आ जाएगा उसी वाले फॉर्मेट में। बट सोचो कि अगर कोई तुमको पूछ रहा है टाइम के बारे में, टाइम पीरियड कितना लगेगा, ये सिंपल है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, है ना। टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है, अच्छा आर जो था मेरा वो डिपेंड कर रहा था जेड स्क्वायर बाई एन पे। मेरे ख्याल से आर स्क्वायर था मेरा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। और v था मेरा z बाय एन के प्रोपोर्शनल था। साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो टाइम पीरियड मेरा प्रोपोर्शनल है, कैसे, एक z खत्म हो जाएगा, n और n खत्म हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल टू z एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मेरा, ठीक है। टाइम पीरियड भी मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो तो मैं ठीक से लिख रहा है, r की वैल्यू जेड स्क्वायर बाय एन पे प्रोपोर्शनल, मैंने लिखा था साइड में कहीं पे, r की वैल्यू n स्क्वायर बाई जेड, सॉरी n स्क्वायर बाई जेड, आर की वैल्यू n स्क्वायर बाई जेड। चलो ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, मिटा दो इसको। आर की वैल्यू n स्क्वायर बाई जेड, 2 पाई n स्क्वायर बाई जेड, और z की वैल्यू क्या थी, z बाई n, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, n क्यू बाई जेड। तो टाइम पीरियड तुम्हारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये z आया ना तो मेरे को लगा कि कंफ्यूजन, क्योंकि वो सुना देखा जैसा नहीं लग रहा है ना। तो अभी आ जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, n क्यू डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोपोर्शनलिटीज मांगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। एक चीज ये थी, हमने रेशियोज निकाली यहाँ पे। बट अगर तुम्हें पूछा जाए एक्यूरेट की टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, तो तुम कैसे करोगे। आर एन की रिलेशन हमने ऊपर निकाल के रखी थी, वी एन की रिलेशन हम ऊपर में निकाल कर रखे थे। तो टाइम पीरियड बराबर क्या बिठेगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, यहाँ आर एन यहाँ वी एन। अब आर एन की वैल्यू और वी एन की वैल्यू लेकर के क्या कर दो, ऊपर से बिठा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखो आर एन क्या था अपने पास में, आर एन कितना आया था, बिठा लेते हैं ऊपर से टोटल एनर्जी डेरिवेशंस। आर एन की वैल्यू क्या आई थी,
आर एन की वैल्यू, आर एन की वैल्यू, आर एन की वैल्यू साइड में कर लेंगे, इधर में बगल में मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड निकालना होगा, ये रहा ये रहा ये रहा, वी एन आया था और इसी जगह पे अपना आर एन आया था। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाँ ये रहा अपना आर एन और वो रहा अपना साइड में वी एन। चलो देखते 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 हैं देखते हैं देखते, ये रहा अपना वी एन। तो 2 पाई आर एन बाई वी, मैं ये साइड में कर देता हूँ, नीचे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बोर्ड भी थोड़ा मिट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो मेरे को चाहिए 2 पाई आर एन। अब आर एन की जगह पे क्या बिठा दोगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर। ये आ गया 2 पाई आर एन और डिवाइडेड बाय वी करना है। अरे वी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी जेड बाई एन और आ जाएगा साथ में ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट। अब ये करोगे तुम, इसको ऑपरेट कर लोगे तो तुम्हें टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। इजी है, ठीक है। जो भी काट कूट करना है काटो, सॉल्व कर लो, एक परफेक्ट रिलेशन तुम्हारा आ जाएगा। जहां पर एक कोई कांस्टेंट k रहेगा और बगल में आ जाएगा तुम्हारा क्या था, जेड स्क्वायर बाई जेड क्यू बाई स्क्वायर, है ना। ये आया था 2 पाई और आर एन था मेरा एन स्क्वायर, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये एन तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, एन क्यू बाई के आएगा और ऊपर में आ जाएगा एन क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। ये एक रिलेशन आ जाएगा। चलो बढ़िया है, लेट्स कट दिस पार्ट हियर। अनदर थिंग विच डज इनहेंसेस योर कॉन्सेप्ट, और वो क्या है, अगर पूछ दिया जाए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल है ना, mv एन आर एन इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। नॉर्मल, उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम अगर बात कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम निकालो यार, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, mv एन आर एन होता है, यही होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, nh बाई 2 पाई के इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर कोई बोल दे कि मान लो एक क्वेश्चन दे रहा है कि एक लिथियम वाले में मान लेते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में 2+ है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th ऑर्बिट में पहुंच गया है और चक्कर लगा रहा है, उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, 5th ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है और एंगुलर मोमेंटम के रेशियोज मांग दिया फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू 5th स्टेट या 5th स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। 5th स्टेट में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी, L5 इज इक्वल टू एन की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5h बाई 2 पाई। और बोला ग्राउंड स्टेट में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी, 1 जस्ट h बाई 2 पाई, जस्ट h बाई 2 पाई, उड़ा दो h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा तुमको, 5:1, एक नॉर्मल है। चलो एक और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल में आ सकते हैं, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैग्नेटिज्म से रिलेट भी करता है। तो कभी कभी पूछते हैं कि एटम में चक्कर लगा रहा है और क्या पूछ दिया जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m वेक्टर होता है मैग्नेटिक मोमेंट, n i a नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इनटू एरिया, है ना। अब नंबर ऑफ टर्न क्या निकलेगा, एक ही बार तो चक्कर लगा रहा है, एक ही टर्न है इलेक्ट्रॉन का, तो एक आ जाएगा। करंट तो अपना जो चलेगा वो, है ना। अब इलेक्ट्रॉन जब घूमता है गोल गोल चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, e, और टाइम पीरियड आएगा t, तो e डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा तुमको, t, तो तुमको आ गया चार्ज की वैल्यू। अच्छा एरिया क्या होता है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। बढ़िया, चलो अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, अभी कुछ वैल्यू बिठाने का चेष्टा मत करो, नॉर्मली आ जाएगा E डिवाइडेड बाय टी, टी की वैल्यू क्या 2 पाई आर बाई वी। तो 2 पाई आर बिठाओ, बेचारा v नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर में तुम्हारा क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई पाई उड़ गया, r और r भी उड़ गया। देखो आंसर क्या आ जाएगा, ई वी आर डिवाइडेड बाय 2। अब सोचो v की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करी थी, v की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करी थी और r की वैल्यू भी कैलकुलेट करी थी, बिठा देंगे हमारी आंसर आ जाएगी। ये क्या निकलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। अगर दिमाग में और खुजली है और मुझे कुछ और रेशियो निकाल करके पूछ दिया तो एक और क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं जहां पे m इज प्रोपोर्शनल टू, देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो यार कांस्टेंट है तो ये रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी तो कांस्टेंट है उसमें रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। vn क्या होता है, v किसके प्रोपोर्शनल होता है, z बाई n के, और r किसके प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर बाई z के, n स्क्वायर बाई z के। तो ये बेचारा खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ द ऑर्बिट। और फॉर्मूला निकलेगा कैसे, ऐसे, इसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगा से देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये वेक्टर होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग इसको लगा देंगे, ये
एन क्यू ऐसे लगा दे रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की जो वेक्टर होती है वो करंट डिस्टेंस निकाल लो और एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने एन वेक्टर लगा दिया तो दिखाई दे कि नॉर्मल टू द एरिया। सो दिस वाज द ऑल concepts which involved your the important derivations and the ratio kind of the questions they can ask you। 3 से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं। You have to focus on the concept well। मैंने तरीका बोला है उसको सॉल्व करने का कि कैसे कर सकते हो तुम। क्लास 12th में 3 से 1 तो आ ही जाएगा। नीट और जेईई के लिए 1-2 क्वेश्चन तुमको वहां से मिल जाएंगे। काफी हेवी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत है। जो हमने टिप्स जो बोले हैं बीच बीच में, अगर तुम फोकस करते हो इजिली यू कैन स्कोर योर 4 मार्क्स और जेईई नीट में 1-1 तो तुमको मिल ही जाएंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो देन। थैंक यू।